दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज सीटेट पेपर 2 में साइंस के अंतर्गत हम लोग NCERT क्लास 7 के बुक के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊष्मा यानी हीट। तो यह एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग आज NCERT क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 3 को कवर करते हैं, जिसका नाम है ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। तो ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है, उसी को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। यानी सूर्य से जो रोशनी आती है वह भी ऊष्मा का कार्य करती है। घर में आग जलती है, आग से भी हमको ऊष्मा मिलता है। तो ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण मिलता है, उसी को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है और इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में, तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसे जे से सूचित किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। तो ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है, इसको हम लोग ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है तो ऊष्मा कार्य में तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक या मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, जिसे हम लोग जे से सूचित किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। अतः जब किसी निकाय अथवा उसके चारों ओर के परिवेश के मध्य जब उनके तापमान में अंतर होता है तो ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है। यह आदान प्रदान ऊष्मा के रूप में होता है। ऊष्मा के प्रकार के बारे में हम लोग बात करें तो पहला प्रकार है विशिष्ट ऊष्मा। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्माधारिता की ही तरह पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होती है। पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होने वाली ऊष्मा की मात्रा को हम उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्माधारिता की ही तरह पदार्थ का वह विशिष्ट गुण होती है जो पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होने वाली ऊष्मा की मात्रा को हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक केजी कैलोरी या जेट होता है। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। तो मोलर जो होता है और विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। इसका मात्रक केजी या कैलोरी में व्यक्त करते हैं। गैस की विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन व नियत दाब पर भिन्न होती है। तो गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन व नियत दाब पर भिन्न होती है। नियत दाब पर मौला विशिष्ट ऊष्मा में गैस को स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान की जाती है। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा को CP के द्वारा व्यक्त करते हैं। और यदि गैस को नियत आयतन पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो इसे नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसे हम लोग CB से व्यक्त करते हैं। तो गैस की विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन व नियत दाब पर भिन्न भिन्न होती है। नियत दाब पर मौला विशिष्ट ऊष्मा में गैस को स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान की जाती है। नियत ताप पर विशिष्ट ऊष्मा को CP के द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि गैस को नियत आयतन पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो इसे नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसे हम लोग CB से व्यक्त करते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान हस्तांतरण उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के द्वारा ली गई ऊष्मा से पदार्थ के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यह ली गई ऊष्मा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान उपयोग में आती है। तो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान हस्तांतरण उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के द्वारा ली गई ऊष्मा से पदार्थ के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि यह ली गई ऊष्मा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान उपयोग में ली जाती है। आगे हम लोग बात करें, उदाहरण के लिए 15 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित बर्फ को गर्म किया जाए तो उसके गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ता है, पर गलनांक बिंदु पर पहुंचने पर और ऊष्मा देने पर ठोस से द्रव अवस्था परिवर्तन तक ताप में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार की स्थितियों में ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक हम लोग केजी या जेट से प्रदर्शित करते हैं। गुप्त ऊष्मा का मान दाब पर निर्भर करता है। ऊष्मा का संचरण क्या होता है? ऊष्मा का संचरण
ऊष्मा का संचरण की बात की जाए तो ऊष्मा का किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने को अथवा किसी वस्तु से ऊष्मा में मान में परिवर्तन अर्थात ऊष्मा का किसी वस्तु से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा के संचरण का मान माध्यम के प्रकार तथा उनके अणुओं के मध्य होने वाली गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: चालन, संवहन एवं विकिरण। तो ऊष्मा का जो संचरण होता है, ऊष्मा का किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने को अथवा किसी वस्तु में ऊष्मा के मान परिवर्तन अर्थात ऊष्मा का किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा के संचरण का मान माध्यम के प्रकार तथा उनके अणुओं के मध्य होने वाली गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: चालन, संवहन एवं विकिरण। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चालन क्या होता है? तो ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम के अणुओं के परस्पर संपर्क के कारण होता है। इसमें ऊष्मा माध्यम के एक अणु से निकलकर दूसरे अणु को मिल जाती है। इसके माध्यम के अणु अपने स्थान पर विस्थापित नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने ही जगह पर स्थिर रहकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा केवल ठोसों में होता है, क्योंकि ठोसों के अणु आपस में पास पास स्थित होते हैं, जिससे अणुओं के मध्य ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा आसानी से होने लगता है। तो ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम के अणुओं के परस्पर संपर्क के कारण होता है। इसमें ऊष्मा माध्यम के एक अणु से मिलकर दूसरे अणु को मिल जाती है। इसमें माध्यम के अणु अपने आप स्थान से विस्थापित नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने ही जगह पर स्थिर रहकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा केवल ठोसों में होता है, क्योंकि ठोसों के अणु आपस में आसपास स्थित होते हैं, जिससे अणुओं के मध्य ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा आसानी से होने लगता है। सभी धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। चूँकि धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती हैं, धातुओं की सुचालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। धातुओं के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी से बद्ध न होकर धातु के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, और धातुओं में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह चालन विधि से कराने में सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग मान लीजिए, जब हम किसी धातु की छड़ को एक सिरे से पकड़कर दूसरे को ऊष्मा देते हैं तो कुछ समय के बाद दूर वाला सिरा भी गर्म होने लगता है तथा धातु की छड़ अपनी पूरी लंबाई में गर्म होने लगती है। अब हम लोग संवहन क्या होता है? तो ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण कणों के स्वयं के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। जब हम किसी द्रव पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा के कारण द्रव का तापमान परिवर्तित होने लगता है। तापमान में परिवर्तन होने से द्रव्यों का घनत्व में परिवर्तन होने लगता है। घनत्व में परिवर्तन होने पर द्रव के कम घनत्व वाले कण ऊपर उठने लगते हैं तथा उनके स्थान पर अधिक घनत्व वाले कण आकर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहती है। इसी को हम लोग संवहन कहते हैं। तो ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण कणों की स्वयं के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। जब किसी भी द्रव पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा के कारण द्रव का तापमान परिवर्तित होने लगता है। तापमान में परिवर्तन होने से द्रव्यों का घनत्व में परिवर्तन होने लगता है। घनत्व में परिवर्तन होने पर द्रव के कम घनत्व वाले कण ऊपर उठने लगते हैं तथा उनके स्थान पर अधिक घनत्व वाले कण आकर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहती है जब तक संपूर्ण द्रव का तापमान एक समान नहीं हो जाता। इसमें कण अपना स्थान परिवर्तन करके ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा का संचरण की यह विधि संवहन कहलाती है। संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल द्रव्यों और गैसों में ही हो पाता है। यह विधि ठोसों के लिए प्रभावी नहीं होती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप लोग, वायुमंडल में बादलों का बनना संवहन क्रिया के द्वारा होता है। इसी प्रकार जब हम किसी बर्तन में पानी डालकर उसे गर्म करते हैं तो पानी के गर्म होने की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संवहन की ही निभाता है, जिसके फलस्वरूप पानी गर्म होने लगता है। द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से भी हो सकता है। विकिरण क्या होता है? विकिरण तो ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण बहुत तीव्र गति से होता है तथा ऊष्मा की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक वस्तु हर समय अपने स्वयं के तापमान के कारण सतत रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। इसके साथ साथ अपने ऊपर आपतित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती रहती है। इस प्रकार उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को विकिरण ऊष्मा अथवा ऊष्मीय विकिरण कहलाता है।
तो ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण बहुत ही तीव्र गति से होता है तथा ऊष्मा की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक वस्तु हर समय अपने स्वयं के तापमान के कारण सतत रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। इसके साथ साथ अपने ऊपर आपतित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करते रहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को विकिरण ऊष्मा तथा ऊष्मीय विकिरण कहलाती है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश जो होता है वह ऊष्मीय विकिरण के रूप में पहुंचता है। ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रकाश की चाल से चलती है तथा ऊष्मीय विकिरण के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम का तापमान परिवर्तित हो जाता है, जबकि यह विकिरण किसी अपारदर्शी माध्यम से गुजरने पर यह माध्यम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा माध्यम का तापमान में वृद्धि कर देता है। वस्तुएं केवल ऊष्मा का उत्सर्जन ही नहीं करती बल्कि वह अपने पास उपस्थित अन्य वस्तुओं से उत्सर्जित ऊष्मा का अवशोषित भी कर लेती हैं। जब हम अपनी हाथों को आग के पास रखते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है, जबकि हमारे हाथ आग से काफ़ी दूर होते हैं। ऐसा ऊष्मीय विकिरण के द्वारा हमारे अपारदर्शी हाथों के संपर्क में आने के कारण होता है और हमें विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग ठंडी आती है, ठंडी में जब आप लोग आग उग जलती रहती है तो उसके सामने बैठते हैं, जब आप लोग हाथ सेकते हैं, दूर से ही आप लोग हाथ सेक सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे जैसे आप लोग आग के पास हाथ ले जाएंगे आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो यह किस लिए होता है? तो यह होता है विकिरण के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप क्या होता है? किसी वस्तु की उष्णता गर्मी के माप को ताप कहते हैं। तो किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी के माप को ताप कहते हैं। सामान्य भाषा में ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। तो किसी वस्तु की उष्णता गर्मी के माप को हम लोग ताप कहते हैं। सामान्य भाषा में ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप होती है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है, इसी को हम लोग ताप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप एक भौतिक राशि होती है। इसका सीधा संबंध कणों की गतिज ऊर्जा से होता है। जैसे यदि दो पानी के गिलास हैं, एक गिलास दूसरे की तुलना में अधिक गर्म है, तो इसका अभिप्राय यह है कि गर्म गिलास के पानी के अणुओं में अधिक गतिज ऊर्जा है। अर्थात यदि वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में गर्म है तो इसका तात्पर्य है कि गर्म वस्तु में गतिज ऊर्जा का मान ठंडी की तुलना में अधिक है और इसी अधिक गतिज ऊर्जा के कारण यह वस्तु गर्म महसूस हो रही है। थर्मामीटर क्या होता है? तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो आप लोगों ने ज़्यादा टेम्परेचर नापने के लिए, ताप नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है? जिस तापमापी में अपने शरीर के ताप को नापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग बुखार आता है तो डॉक्टर लोग चेक करते हैं कितना सेल्सियस में या कितना डिग्री में आपको बुखार है। तो यह कैसे पता चलता है? डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा ही पता चलता है। सेल्सियस स्केल क्या होता है? तभी आप लोगों ने हीट वेव के बारे में सुना होगा। काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर पड़ रहा था, इसलिए 2 जून तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। लगभग 50 डिग्री तक टेम्परेचर दिल्ली वगैरह में 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा चुका था। तो कैसे पता चलता है कि आज कितनी गर्मी है? तो यह सेल्सियस स्केल के द्वारा ही नापा जाता है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, कि कैसे टेम्परेचर के बारे में सेल्सियस स्केल के द्वारा ही हम लोग पता करते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना है। तो ताप मापने के स्केल जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके शरीर का ताप को सदैव उसके मात्रक शीर्ष से व्यक्त करना चाहिए। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। इसलिए थर्मामीटर का परिसर 45 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रयोगशाला तापमापी। अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मौसम की रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का ही उपयोग किया जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त होता है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा की ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होता है। तो जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा की ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। चालन क्या होता है?
तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है चालन कहलाता है। तो जब वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती हो तो चालन कहलाता है। जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। तो ऊष्मा का चालक क्या होता है? जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से जाने देते हों उनको हम लोग ऊष्मा का चालक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये क्या है? ये ऊष्मा के चालक कहलाएंगे। वहीं कुचालक की बात की जाए, जो पदार्थ अपने ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि। तो कुचालक क्या होते हैं? जो पदार्थ अपने ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। समुद्री समीर क्या होता है? तो पृथ्वी जल की अपेक्षा सुचालक है। तो पृथ्वी जल की अपेक्षा सुचालक है। जल का अपेक्षिक ताप उच्चतम है। गर्मियों के दिनों में सूर्य की गर्मी से पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, जिससे स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और समुद्र की ओर जाती है। इसका स्थान घेरने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु चलने लगती है। इस प्रकार की संवहन धाराओं को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है। तो समुद्री समीर क्या होता है? पृथ्वी जल की अपेक्षा सुचालक होता है। जल का अपेक्षिक ताप उच्चतम होता है और गर्मियों के दिनों में सूर्य की गर्मी से पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और समुद्र की ओर जाती है। इसका स्थान घेरने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु चलने लगती है। इस प्रकार की संवहन धाराओं को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्रों के में दिन के समय भी स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है। थल समीर क्या होता है? तो स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, जिसे थल समीर कहते हैं। रात्रि में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होता है। थल समीर एक स्थानीय पवन प्रणाली है जो देर रात जमीन से पानी की ओर प्रभावित होती है। भूमि की हवाएं पानी के बड़े निकायों से सटे समुद्र तटों के साथ समुद्री हवाओं के साथ वैकल्पित होती हैं। दोनों पानी की सतह और आसन भूमि की सतह के गर्म होने या ठंडा होने के बीच होने वाले अंतर से प्रेरित होते हैं। थल समीर देर रात को चलती है या शुष्क भूमि में भी पानी की तुलना में अधिक तेजी से ठंडी होती है और सूर्यास्त के बाद एक समुद्री हवा समाप्त हो जाती है और हवा इसके बजाय भूमि से समुद्र की ओर बहती है। तटीय क्षेत्रों की प्रचलित हवाओं में समुद्री हवाएं और भूमि की हवाएं दोनों महत्वपूर्ण कारक मानी गई हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 3 को पढ़े, जिसका नाम है ऊष्मा या हीट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेस की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग लिंक में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज का सेशन में ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।